नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये बिहार स्पेशल का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में अब हम थोड़ा सा टेस्ट को बदलने वाले हैं। अब तक जो है पूरा का पूरा हिस्ट्री चल रहा था, अभी हिस्ट्री थोड़ा दिन के लिए ब्रेक दे देते हैं और स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी यानी कि बिहार का भूगोल, और बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हुए बच्चों की तरह आसान भाषा में, जिससे आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। सारा का सारा कंटेंट जो है आपके दिमाग में रखा जाएगा और जब चाहे तब विदाउट कंफ्यूजन वो निकल सके। दोस्तों एक बात मैं ये बता दूं कि मामला पूरे के पूरे 30 नंबर का है। इसको छोड़ के सोच रहे हैं कि 66 को क्रैक कर लेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती। इसलिए इसको छोड़ना नहीं है बल्कि इसको अंदर तक ले जाके सही जगह पे रखना है ताकि समय आने के बाद में इसको आप निकाल सकें। और इसके साथ साथ में दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होने के कगार पे आ गया, 66 का फॉर्म आ चुका है, करीब करीब नोटिफिकेशन के साथ में 28 तारीख को आ ही जाएगा। तो अब आपके अंदर जो है कोचिंग के प्रति दीवानगी पैदा होगी। तो ऐसे में एक बेहतरीन ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस। हमारी जो नेक्स्ट बैच ऑफलाइन स्टार्ट होने वाली है वो मंडे 4 बजे को। अगर आप लोग डेमो में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 क्लास हमारी तरीके से पूरी तरीके से फ्री रहेगी। इसके साथ साथ इसमें जो हम लोग रखे हुए हैं डेली ग्रुप डिस्कशन, पर डे क्लास, पर डे टेस्ट और वीकली टेस्ट, और सबसे स्पेशल सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से हम लोग सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आपको पढ़ने आता है, हमें सिखाना है आपको, ताकि एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए और हमें आपको मेंस पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो। खुशी इस बात की नहीं कि मैं आपको प्रीलिम्स पढ़ा रहा हूं, खुशी इस बात की होगी कि मुझे जो है मेंस में आपसे मुलाकात होगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिहार का भूगोल देखते हैं, भौगोलिक स्थिति और सीमाएं, इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं और जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने दिमाग में वो इमेज बनाते जाइएगा, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और दोस्तों एक बात जरूर बता दूं कि जैसे ये वीडियो आपके पास में गया और आपने देखना स्टार्ट किया तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और अपने पास एक बार मैप खोल लीजिए बिहार का, ताकि सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार मेरा यकीन तो कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, सक्सेस श्योर मिलेगी। बस साथ चलने के लिए तैयार तो रहिए। चलिए, गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार जो है पूर्वी भारत में स्थित है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं पूर्वी में है या फिर ये उत्तर में है, थोड़ा सा कंफ्यूजन का रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है और इसका भौगोलिक विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और ये डेट को याद रखना, ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अक्षांश क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड जो है पूर्वी देशांतर के बीच जो है स्थित है। और लगभग आयताकार आकृति वाले इस राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये थोड़ा सा डाटा आप याद रखिएगा, इतना तो बनता है कि आप इसको याद रखें। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86 है, यानी कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 2.86% ही में बिहार बसा हुआ है। क्लियर हो गया? क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 13वां सबसे बड़ा राज्य है और यह देश का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्लियर है? पहला और दूसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं जानूं कि हां सही में आप एक्टिव हैं हमारे साथ, पहला और दूसरा रन। चलिए, यह समशीतोष्ण क्षेत्र के उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और बिहार की भूमि जो है समुद्र तल की औसत रूप से 173 फीट ऊंची है। कहने का मतलब यह जो क्षेत्र है समशीतोष्ण क्षेत्र के उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बिहार अपना स्थित है।
क्लियर है। बिहार राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण जो है 345 किलोमीटर है। यह डाटा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की जो लंबाई ऐसे होगा, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पश्चिम हुआ और ये पूरब हुआ। क्लियर हो गया ना। यानी कि यहां से ये लंबाई जो है वो कितनी है, तो 345 किलोमीटर है। क्लियर है। और पूरब से पश्चिम ये वाला लंबाई जो है, पूरब से पश्चिम जो है उसकी लंबाई 483। ये डाटा आप याद रख लीजिएगा। क्लियर है। 345 और 483। तो जो सबसे कम है उत्तर से दक्षिण है और पूरब से पश्चिम बड़ा है। तो ये चीज थोड़ा सा इतना भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो है उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा जो है बड़ा है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं आगे। इसके उत्तर में जो है नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तर में अगर क्षेत्र देख लीजिए तो जो है नेपाल सीमा है। दक्षिण में जो है झारखंड है। थोड़ा सा बता दूं, ये उत्तर हुआ, यहां पे नेपाल है, दक्षिण ये हुआ, यहां पे झारखंड है। उसके बाद पश्चिम में उत्तर प्रदेश ये वाला जो क्षेत्र है यहां पे यूपी है और इधर जो है पूरब, पूरब में आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल। क्लियर हो रहा, दिमाग में चल रहा है ना, एकदम ध्यान से पकड़ना है। इसी में अवस्थित है। बिहार की भौगोलिक स्थितियों ने इस राज्य के एक विशिष्ट चरित्र जो है प्रदान किया है और इसकी मैदानी भाग विविध कृषि फसलों जैसे धान, गन्ना, पटसन इत्यादि तथा कृषि आधारित उद्योगों के लिए जो है विख्यात है। ये वाला क्षेत्र जो है, इसी कारण देश के कृषि और औद्योगिक जीवन में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि और औद्योगिक जीवन में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये पूरा का पूरा डाटा है, ये खुद ही आप कर लीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं एक एक करके समझने की कोशिश करें। और दोस्तों एक बात जरूर बता दूं कि ये जब पूरा कंप्लीट होगा तो लास्ट में जो है अभ्यास प्रश्न रहेगा। पेन और पेपर लेकर बैठना है, जो आप समझ रहे हैं उसी का आंसर देना है आपको, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेगा, इसलिए तैयार रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। धरातल ये स्वरूप इसका क्या है, धरातल का स्वरूप यानी कि भूमि का स्वरूप क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिहार का प्राचीन इतिहास चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प तक फैला हुआ। ध्यान रखिएगा, चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प तक फैला हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से, ध्यान रखिएगा, उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से और उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से, रोहतास, शाहबाद और औरंगाबाद विंध्य काल से संबंधित है। जबकि बिहार का जलोढ़ मैदान जो है संरचनात्मक दृष्टि से सबसे नवीन संरचना वाला क्षेत्र जो है वो बिहार का जलोढ़ मैदान है। क्लियर। अब आगे प्राकृतिक संरचना, इसकी प्राकृतिक संरचना क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। प्राकृतिक एवं संरचनात्मक दृष्टि से बिहार को निम्न दो भू आकृतियों में विभाजित किया जाता है। एक जो है उत्तर पश्चिम के तराई क्षेत्र वाला इलाका। अब देखिए आपको सिखा देता हूं, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ और ये पूरब हुआ और ये पश्चिम हुआ। क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए, अब क्षेत्र क्या कह रहा है, दो भागों में बांटा गया, यानी कि उत्तर और पश्चिम। उत्तर कहां, उत्तर ये हुआ और पश्चिम ये हुआ, यानी ये वाला क्षेत्र उत्तर पश्चिम के तराई वाला क्षेत्र। और दूसरा क्या है, गंगा का मैदान का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, गंगा का बीचों बीच गंगा का मैदान का क्षेत्र। दो भागों में ये बटा हुआ है। इसी दो भागों को थोड़ा सा देखते हैं। पहला जो है तराई क्षेत्र, इसको देखिए, यह क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र। जो हिमालय का पर्वत श्रृंखला उसके शिवालिक श्रेणी का ये एक हिस्सा है। यह पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग से 70 किलोमीटर लंबे और 6 से 8 किलोमीटर चौड़े में ये स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि शिवालिक की श्रेणी का जो हिस्सा है वो चंपारण वाला क्षेत्र जिला है, जिसकी लंबाई 70 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो है 6 से 8 किलोमीटर में ये स्थित है। क्लियर हो रहा है ना। अगर ना समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, थोड़ा स्लो बताऊंगा या जो बोलिएगा उसी तरीके से हम चलेंगे। तराई क्षेत्र में यह भाग उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व और भारत नेपाल के सीमानांतर जो है ये चला गया है। मतलब तराई का क्षेत्र जो है यह भाग जो है उत्तर पश्चिम, तो ये वाला क्षेत्र जो हो गया उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व ये वाला क्षेत्र तक जो है भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर, ये जो सीमा के समानांतर है इसी के समानांतर जो है वो क्या हुआ, चला गया है। यह छोटा सा पर्वतीय क्षेत्र जो है सोमेश्वर
ध्यान रखिएगा, सोमेश्वर और रामनगर दून नामक दो पर्वतमालाओं से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर और रामनगर दून नामक दो पर्वतमालाओं से मिलकर बना है, जिन्हें हरहा नदी पृथक करती है। हरहा नदी इन दोनों को क्या कर देती है? अलग कर देती है, पृथक कर देती है। गंगा के मैदान की एक रूपता रामनगर दून की पहाड़ियों के कारण जो हो उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में भंग हो गई है। यही पहाड़ियों के कारण, रामनगर दून की जो पहाड़ी है, इसी की वजह से जो है गंगा के मैदान का एक रूपता जो है वो पूरी तरीके से सीमित क्षेत्र में भंग हो गई है। राज्य के उत्तरी सीमा यहां लगभग 74 किलोमीटर जो उत्तर का सीमा है, लंबाई 450 मीटर ऊंचे सोमेश्वर श्रेणी का जो है विस्तार है। यहां पे इसके 3 उपभाग है। पहला जो है रामनगर दून, यह छोटी सी पहाड़ी का क्रम है, 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। और यह हरहा, ध्यान रखिएगा, हरहा नदी घाटी के दक्षिण में क्या है? अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, हरहा नदी घाटी के दक्षिण में यह अवस्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट, सोमेश्वर श्रेणी। यह जो है पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग में भीखना ठोड़ी, ध्यान रखिएगा, भीखना ठोड़ी तक जो है फैला हुआ 75 किलोमीटर में यह विस्तृत है सोमेश्वर की श्रेणी। और इस श्रेणी का जो शीर्ष भाग है वो भारत एवं नेपाल के बीच जो है सीमा का रूप करती है। जो शीर्ष भाग है, जो सबसे ऊपर का भाग है सोमेश्वर श्रेणी का, वो भारत एवं नेपाल की सीमा का जो है एक तरीके से काम करती है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है 874 मीटर है। क्लियर? सोमेश्वर श्रेणी के द्वारा बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग जो है घिरा हुआ, उत्तर और पश्चिम का भाग जो है, ये वाला भाग हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। इस तरीके से अगर करें तो उत्तर पश्चिम, ये वाला भाग जो है सोमेश्वर श्रेणी के कारण ही क्या है? पूरे तरीके से घिरा हुआ है। और नदियों के बहाव के कारण इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं, जिनमें सोमेश्वर, भीखना ठोड़ी और मवात जो है प्रमुख है। ये दर्रे हैं, इसको याद रखिएगा, सोमेश्वर, भीखना ठोड़ी और मवात प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट है दून घाटी। यह घाटी रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के बीच में स्थित है और इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। दून घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है और यह लगभग 24 किलोमीटर लंबी है और गंगा के जलोढ़ मैदान में कुछ जो है ये ऊंची है। क्लियर है? अब आते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बिहार में गंगा का मैदान का विस्तार नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग तक जो है स्थित है, जो कि गंगा का मैदान कहलाता है। यानी कि नेपाल, ध्यान रखिए, गंगा के मैदान का विस्तार जो है नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर छोटा नागपुर के जो है पठार के उत्तरी भाग तक जो है फैला हुआ है। दक्षिण में इसकी सीमा जो है 150 मीटर सर्वोच्च रेखा से निर्धारित है और गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निक्षेपित अवसादी मैदान का सर्वाधिक गहरा गर्त वो मोतिहारी के निकट स्थित है, जो कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में यह विस्तृत है। कहने का मतलब कि इसके निक्षेपित या कहे तो इसके अवसादी मैदान का जो सर्वाधिक गहरा गर्त है वो मोतिहारी के निकट जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में ये फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 50% है। इसका क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर बिहार के कुल क्षेत्रफल का 50% है। और इस समतल मैदान की औसत ढाल 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। समुद्री तल से औसत ऊंचाई 60 से 120 मीटर के मध्य है। समुद्री तल से औसत ऊंचाई अगर देखा जाए तो 60 से 120 मीटर है। और यह मैदान की प्रमुख नदियां हैं, जिसके पश्चिम से पूर्व के प्रवाह के कारण मैदान 2 असमान भागों में जो है, अर्थात उत्तरी बिहार का मैदान और उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी बिहार का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान में क्या है, बटा हुआ है। अब एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उत्तरी गंगा का मैदान है क्या? उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदी जो है, गंगा और उसकी सहायक नदी जैसे घाघरा, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, महानदी, सरयू और कोसी के जलोढ़ निक्षेप से हुआ उत्तरी गंगा मैदान का निर्माण हुआ है, इन्हीं सब नदियों की वजह से। और इसका विस्तार जो है तिरहुत, दरभंगा, कोशी, सारण, चंपारण, पूर्णिया प्रमंडलों और भागलपुर के नवगछिया तक है।
भागलपुर के नौगछिया तक ये फैला हुआ है। उत्तरी मैदान का ढाल और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ये फैला हुआ है। नेक्स्ट जो है मैदान का एक रूपता रामनगर दून की पहाड़ी के कारण, जो मैदान की एक रूपता दिखती है वो रामनगर दून की पहाड़ी के कारण उत्तर पश्चिम की सीमित क्षेत्र को भंग हो गई है और दलदल भूमि वाले उपतराई की लंबाई जो है मेखला के मध्य, ध्यान रखिएगा, मेखला के मध्य नदी घाटी में जगह जगह पर पाई जाने वाली उच्च भूमि और इस क्षेत्र में अपनी भू आकृति विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र के समुद्र तल से 60 मीटर की औसत ऊंचाई पर है और उत्तरी बिहार का यह मैदान जो है समतल में मूलतः एक रूपी होने के बावजूद यहाँ का प्रवाह प्रणाली जो है पथ बदलने के लिए बहुत बड़ा कुख्यात है, जिसके कारण कोसी जो है हर साल एक तांडव ही मचाती है। मतलब यहाँ की नदियां जो है अपने रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। गंगा के निकट मैदानी भाग में झीलों और नदियों के परित्यक्त पथ या कहें तो क्षारण में बहुलता, नदियों के मध्य बड़े बड़े दियारा प्रवेश जो कि बाढ़ क्षेत्र में विशेष आकृति हैं और अपनी अलग विशेषता बनाए रखते हैं। गंगा के दियारा क्षेत्र में बालू और गाद अवसाद की विशेषताएं दिखाई देती है। उत्तरी मैदान के 4 भागों में बांटा जा सकता है, जो उत्तरी मैदान है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है, तराई क्षेत्र और बांगर भूमि। तराई क्षेत्र क्या है? यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला के पश्चिम एवं पूर्व की ओर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है। तराई क्षेत्र को जो है भाबर क्षेत्र भी कहा जाता है। जो तराई क्षेत्र उसको भाबर भी कहते, तो कहीं अगर भाबर लिखा रहे तो इसको तराई क्षेत्र ही माना जाएगा। और ये तराई क्षेत्र जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला से कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर यानी इधर से इधर की ओर, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है और इसी को कहते हैं हम तराई या भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। बांगर भूमि इसके अंतर्गत प्राकृतिक बांध और दोआब मैदान के क्षेत्र में आते हैं जो आसपास के क्षेत्र में ऊंचे दिखते हैं, जिसको कहते हैं बांगर या भांगर, पुराने जलोढ़ होते हैं। अब आते हैं खादर। बांगर के बाद खादर। खादर भूमि ये नवीन जलोढ़ का विस्तृत क्षेत्र है और इसका विस्तार जो है गंडक नदी और कोसी नदी के बीच है, जो कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है। खादर भूमि। चौर उत्तरी गंगा मैदान के निम्न भूमि जो वर्षा के समय पानी से भरी होती है उसे ही कहते हैं हम चौर, यानी कि उत्तरी, ध्यान रखिएगा, उत्तरी गंगा मैदान जो कि निम्न भूमि वर्षा के समय में पानी से भरा रहता है, इसी को कहते हैं चौर। नेक्स्ट है दक्षिण गंगा का मैदान। गंगा नदी के दक्षिण तट में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ, जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। यह मैदानी भाग के पूर्व की अपेक्षा जो है पश्चिम में अधिक चौड़ा है। पूर्व की अपेक्षा जैसे ऐसे चल रहा है और पश्चिम जैसे जैसे आते जा रहा है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई जो है ये फैलते हुए जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जो भागती है, एक चीज को ध्यान रखिएगा, पूर्व की अपेक्षा जो है पश्चिम में अधिक चौड़ा है, यानी कि सॉरी मैंने गलती बता दी, पूर्व से पश्चिम यानी कि इधर से इधर चलेगी, ध्यान रखिएगा। यानी कि जैसे जैसे ये पतला होगा और धीरे धीरे क्या होगा, इधर फैलना शुरू होगा, यानी कि आपका पूर्व से पश्चिम की ओर जो है चौड़ा होगा। क्लियर है? इस मैदान के मध्यवर्ती भाग के जगह पर पहाड़ियां भरी हुई, जिसमें बराबर, रामशिला, जेठियन, राजगीर, गिरियक, शेखपुरा पहाड़ियां जो है सबसे उल्लेखनीय। ये सब जान रहे होंगे, बाबर के रामशिला का, उसके साथ साथ में जेठियन का, राजगीर का, गिरियक का, शेखपुरा का, ये सब की पहाड़ियां जो है यहाँ पे क्या है, उल्लेखनीय। इन पहाड़ियों के कारण न केवल मैदान की एक रूपता भंग हो गई है, बल्कि पूर्व के गंगा के निकट स्थित खड़गपुर जमालपुर की पहाड़ियों के कारण दक्षिण मैदान 2 भागों में जो है बटा हुआ प्रतीत होता है। इसी की वजह से जो है वो गंगा के निकट स्थित जो खड़गपुर जमालपुर की पहाड़ी कारण क्या है, दक्षिण मैदान में 2 भागों में क्या हो गया, बट गया है। दक्षिण गंगा के मैदान में उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में क्षेत्रीय विभिन्नता जो है अधिक दिखाई पड़ता है। गंगा के दक्षिण मैदान की संरचना जो है छोटा नागपुर पठार के गंगा की ओर जो है प्रभावित होने वाली नदियों के द्वारा जो जलाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुई है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां जो है सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, मान हैं, जो कि बरसाती प्रवृत्ति के हैं। मतलब क्या, बरसात में जो है ये पूरे के पूरे भरे हुए होते हैं। क्लियर है? चलिए, बस दिमाग नहीं लगाना, बस सुनना ध्यान से। गंगा नदी के दक्षिण किनारे में समानांतर, जैसे दक्षिण बोलता हूं तो दक्षिण डायरेक्शन आपको सोच लेना हो। दक्षिण
किनारे में समानांतर जो फैली ऊंची तटबंध के कारण जो है पुनपुन, फल्गु इत्यादि नदियां सीधे गंगा में ना मिलकर तटबंध के समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है दूरी प्रभावित होती है, जिसे गंगा में जाके मिल जाती है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। दक्षिण गंगा के मैदान में जो है स्थित प्रमुख पहाड़ियां, जैसे गया की पहाड़ियां दक्षिण में है, राजगीर की पहाड़ियां दक्षिण में, खड़गपुर की पहाड़ियां दक्षिण में, और गिरियक के और एवं बराबर की जो पहाड़ियां ये क्या है, सारे के सारे दक्षिण में ही स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, बरसात के मौसम में इन सभी नदियों का जल जो है बख्तियारपुर से क्यूल के तक जो है तटबंध रेखा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि पर जो है फैल जाता है। यानी बख्तियारपुर से लेकर क्यूल तक के तटबंध रेखा पे पूरी तरीके से फैल जाता है, जबकि इसको क्या है, गंगा में मिल जाना चाहिए, लेकिन मिलती नहीं बल्कि फैल जाती है, जिससे एक विशाल जल मंडल के क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं क्या, टाल क्षेत्र कहते हैं, या ताल या तालाब का अपभ्रंश कहते हैं, जहां पे क्या है आपका जो है तिलहन, दलहन इस सब की खेती की जाती है, जैसे मोकामा का टाल हुआ, बड़हिया टाल हुआ, ये सब जो है इसके लिए पूरी तरीके से क्या है, प्रसिद्ध है। और यह क्षेत्र, टाल का क्षेत्र जो है बाढ़ जिला से भागलपुर जिला तक जो क्रमिक रूप से क्या है, फैलता हुआ जाता है। ठीक है ना, बिहार के सीमावर्ती जिला, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको पता होना जरूरी है। चलिए झारखंड में देखते हैं। झारखंड में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, यानी ये सब जो जिला है बिहार के, ये झारखंड की सीमा को टच करते हैं। क्लियर है ना। नेपाल में आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे के सारे जिला जो हैं वो नेपाल में टच करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ये सब उत्तर प्रदेश में जाके टच करते हैं। पश्चिम बंगाल में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये तीनों के तीनों जो है पश्चिम बंगाल में जाके टच करते हैं। अब जो भी हमने पढ़ा उसका एक बार जो है रिवीजन कर लिया जाए, स्मरणीय तिथि के एक नजर देख लिया जाए, उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। बिहार की भौगोलिक स्थितियां जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड के उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के उत्तरी अक्षांश एवं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य जो है इसके बीच में हमारा बिहार स्थित है। क्लियर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 3.86% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां, तीसरा 3-13 याद रखिएगा ताकि कभी ना भूल पाइएगा। 3-13 जनसंख्या की दृष्टि से 3 और 13 जो हो गया वो किसकी स्थिति से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब तो याद ही हो जाएगा 3-13, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। 3-13 का मतलब, 3 का मतलब जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा स्थान बिहार का है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 13वां स्थान है। क्लियर। अब आते हैं दून घाटी, रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी के मध्य में स्थित है, अभी बताया हूं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है सोनोजोइक युग में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था, बनना शुरू हुआ था, सेनेजोइक युग में हुआ था। तराई क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी 874 मीटर ऊंची है, जिसका नाम है सोमेश्वर श्रेणी, जो सबसे ऊंची चोटी है तराई के क्षेत्र का। बिहार में गंगा के मैदान भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 77% अर्थात लगभग 72,520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गंगा का जो गंगा का मैदानी भाग है वो क्या है, फैला हुआ है। 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। ध्यान रखिएगा, इन सब से हुआ है। गंगा के उत्तरी मैदान का समान ढाल उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर है, और यह क्षेत्र जो है समुद्र तल से 173 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगा के मैदान की आकृति त्रिकोण जैसी है। पश्चिम में यह चौड़ा और पूर्व में यह संकीर्ण है। यानी कि दक्षिण गंगा के मैदान की आकृति जो है पूरी तरीके से त्रिकोण टाइप से है। पश्चिम में यह चौड़ा है, पूर्व में पूरी तरीके से क्या है, संकीर्ण है, मतलब चौड़ा नहीं है, सटा हुआ है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से गंगा की ओर प्रभावित होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से दक्षिण गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है, और इस मैदान की प्रमुख नदियां सोन, पुनपुन, फल्गु,
क्यूल, ये सब नदियां अभी जस्ट बताऊं, बस एक बार रिवीजन हो रहा ताकि आपके दिमाग में याद रहे। गंगा के मैदान के पुरानी, ध्यान रखिएगा, गंगा के मैदान के पुरानी जलोढ़, जिसको कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं, कछाड़ी मिट्टी को जो है भांगुर कहा जाता है। क्लियर है ना। जबकि नदियों के बाढ़ के मैदान में बिछ जाने के बाद यह नवीन जो है जलोढ़ मिट्टी, जिसको कहते हैं खादर, भांगर और खादर, खादर का मतलब क्या हुआ, नई मिट्टी, नवीन मिट्टी, और भांगुर का मतलब हो गया पुरानी मिट्टी, जिसको हम कहते हैं कछाड़ी भी। पाट आंचल छोटा नागपुर, ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक प्रदेश में स्थित झारखंड का क्षेत्र है और इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार की तीव्र ढाल अस्कार्प के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह क्या है, अग्र गंभीर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। गंगा के दक्षिण तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र मिलते हैं जो टाल कहलाते हैं। अभी जस्ट बताया, इनमें बाढ़ का जल जो है पूरी तरीके से भरा होता है और यह क्षेत्र बाढ़ से लेकर भागलपुर, बाढ़ वाला क्षेत्र से लेकर भागलपुर वाला क्षेत्र जो होता है ये टाल क्षेत्र कहलाता है, जहां की तिलहन तिलहन की जो है खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूना पत्थर के लिए कौन सा पठार जो है इसमें प्रसिद्ध है, तो पता होना चाहिए कि कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए जो है प्रसिद्ध है। क्लियर। ये पूरा का पूरा आज का जो है हमने कोशिश किया फर्स्ट चैप्टर को समाप्त करूं और अच्छे तरीके से आपको समझा दे। ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा अक्षांश देशांतर वाला देख लेना है, साथ साथ में कौन से राज्य जो हैं, कौन से बिहार के किस जिले से टच कर रहे हैं उसको देख लेना, नेपाल से कौन टच कर रहे हैं उसको देख लेना है, और कुछ जो है आपको बताया नदियां उसके बारे में पता हो जाना चाहिए। और अब कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो है आपके सामने अब मैं दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना, पेन पेपर लेके बैठ जाइए। ये सब मैं टिक इसलिए लगा हूं कि एक बार जब मैं पढ़ा चुका हूं 64वीं में, उसके बाद जो है टिक लगा दिया था, तो अब मैंने सब में टिक लगा दिया, जिससे आपको कंफ्यूजन ही पैदा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा सही क्या है। तो एक एक करके हम लोग कोशिश करते हैं, एक एक करके बोलूंगा और आप जो है आंसर मैच करवाइएगा। पहला जो है, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण यानी इधर से इधर तक की लंबाई। ऑप्शन आपके पास में है, मैं आंसर बोलता जाऊंगा। इसका सही आंसर होगा 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 7वां, 9वां, 10वां या 13वां? एकदम आसान क्वेश्चन है। 13वां हमने आपको बता दिया था। 3 और 13, 3 का मतलब जनसंख्या में तीसरा, और जो आपका क्षेत्रफल होगा उसमें 13वां। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? चतुर्थ कल्प, तृतीय कल्प, बिंद कल्प या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थ कल्प से संबंधित है। क्लियर। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इनमें, इन सभी में नहीं है। ठीक है ना। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सही भौगोलिक स्थितियां है? अब ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बिहार का वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है इस समय में? अब ये डाटा आपको पता होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड? तो इसका सही आंसर होगा क्या? छत्तीसगढ़, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो टच ही करती है किधर से? तो पूर्वी वाला क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश पश्चिमी वाला क्षेत्र से, झारखंड दक्षिण वाला क्षेत्र से, और ऊपर जो है नेपाल टच करेगा, तो उस ऑप्शन है ही नहीं, छत्तीसगढ़ तो कहीं से बनता ही नहीं, तो सही आंसर छत्तीसगढ़ है, नहीं छूती है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 53 मीटर। ध्यान रखिएगा, 53 मीटर समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। ऊंचाई नहीं पूछ रहा, औसत ऊंचाई, कहीं ज्यादा कहीं कम, कुल मिला के 53 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बिहार से जुड़ी हुई? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या फिर नेपाल? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। क्लियर है ना। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन।
10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। बिहार के भौतिक विभागों में, ध्यान रखिएगा, भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार को जो सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, बाकी सबको सम्मिलित किया जाएगा। 11 नंबर, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है? भाबर, भांगर, खादर या फिर खोंडोलाइट? तो इसका अभी जस्ट बताया हूं आपको, सही आंसर होगा भांगर। खादर जो होगा नई मिट्टी के लिए होगा, है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है? अब आपके पास में ऑप्शन है, मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत नेपाल सीमा के समानांतर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन से राज्य के सबसे करीब है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल सबसे समीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार या फिर अंडाकार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार। स्टार्टिंग में ही मैंने बता चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि सबका सही होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजर जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 86 डिग्री। नेक्स्ट है, बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर, कर्क रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण में, कर्क रेखा के पूर्व में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर जो होगा 17 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सब के सब जो है सही है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों से जो है स्पर्श करती है, यानी टच करती है? तो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया? इसका तो सही आंसर होगा किशनगंज ही। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण इनमें से किससे हुआ है? तो इसका सही आंसर जो है मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर डी, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप हुआ। गंगा सहायक नदियों के निक्षेप से जो है आपका उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का जो है निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए इसका सही आंसर जो होगा 20वां नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दून घाटी को जाना जाता है। 21 नंबर, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर यानी इधर से इधर की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम आपको क्या करना है? बताना है। बताइए दोआब का सही क्रम। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्रफल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा सोन दोआब, इसके नाम से भी जाना था, मगध का मैदान इसके नाम से भी जाना था, अंग का मैदान इसके नाम से भी जाना था और उपयुक्त में से सभी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही होगा। बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां कौन सा है? धारवाड़, गोंडवान, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से दोनों। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ और कालीन क्वाटराइज, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 24वां नंबर, सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम चंपारण में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी जो है अवस्थित है। नेक्स्ट जो है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो है एक, अब आपके पास में ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी, नवीन मोरदार पर्वत इसको कहा जाता है।
शिवालिक जो श्रृंखला है उसको कहा जाता है नबीर मोरदार पर्वत। दोस्तों हमने कोशिश किया कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से आपको समझाऊं ताकि पूरी तरीके से ज्योग्राफी समझ में आ जाए, भौगोलिक स्थितियां और सीमाएं सब कुछ बता दिया। उससे रिलेटेड जितने भी प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने रख दिया। अब आपको ये कैसा वीडियो लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और ना मुझे नमस्ते चाहिए, ना गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून चाहिए और ना थैंक्स चाहिए, बहुत बढ़िया भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ आपकी प्रॉब्लम चाहिए, क्या प्रोग्रेस हो रहा है प्रोग्रेस बताना है, कितना नंबर आया वो बताना है और कम क्यों आया वो भी मुझे बताना है, ताकि उसके लिए हम काम कर सकें। शर्माइए नहीं, बताइए। ये आपका धर्म बनता है। अगर हमारे साथ चल रहे हैं तो तभी तो हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट में दिक्कत कहां हो रही है, क्यों कम नंबर आ रहा है। जब सब लोग अपनी अपनी बातों को रखिएगा तभी तो हम अच्छे तरीके से दे पाएंगे। जब आप कुछ रखिएगा नहीं तो हम भी वैसे ही चलेंगे जैसे हम चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं आपके तरीके से चलें, आपकी प्रॉब्लम को समझें और उसी तरीके से हम एक्शन लें जिससे कि 66 को क्रैक करवा सकें। लेकिन ये अकेले मुझसे नहीं होगा, साथ ही आपको चलना पड़ेगा, तभी ये संभव है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूं आपके कमेंट को, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं दिल से। और साथ साथ में हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।